Hello everyone, I am Naveen and you are watching Tarzagi tutorials. So guys, from today I am going to start a new subject, that is surveying. So like and share the videos as much as you can, and also subscribe to my channel and press the bell icon to get the latest videos updates. So guys, if you are willing to study or learn irrigation subject also, I am providing the link of that subject's playlist in the description box. So go and check out the videos and let me know whether you like it or not in the comment section. So let's start the video. So guys, this will going to be the syllabus we are going to cover in surveying, in which first chapter is fundamentals of surveying. So before starting the chapter, I am going to discuss some points which are very important. So सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, या हम लोग जानते भी हैं, कि सर्वेइंग इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस एंड इंटरेस्ट टू अ सिविल इंजीनियर. हमारे सिलेबस में, सिविल इंजीनियर के सिलेबस में सर्वेइंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पर्पस से भी, और जब जॉब मिल जाती है उसके बाद भी इसका काफ़ी काम रहता है. तो चाहे जितने भी प्रोजेक्ट्स हों, बिल्डिंग, डैम्स, हाईवे, रेलवेज, कैनाल्स, टनल्स, इन सब के कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग से पहले या उसके दौरान हमको सर्वेइंग करना पड़ता है. सर्वेइंग सबसे पहला काम होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए. उसके बाद हम लोग उसका एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और डिज़ाइन करते हैं. तो क्वांटिटीज़ का एस्टिमेशन और बिलिंग की रिलायबिलिटी हो या डिज़ाइन की इफ़ेक्टिवनेस हो, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमने जो सर्वे किया है वो किस प्रिसीजन से किया है. अगर हमारे द्वारा किया हुआ सर्वे का प्रिसीजन बहुत ख़राब है, तो उससे जो हमारा एस्टिमेशन और कॉस्टिंग होता है और जो डिज़ाइन होता है, दोनों को दोनों अफेक्ट होता है, और अल्टीमेटली हमारा कंस्ट्रक्शन या हमारा प्रोजेक्ट की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है. सो इस चैप्टर में हम लोग वही फंडामेंटल्स या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि सर्वेइंग क्या होता है. तो सर्वेइंग एक्चुअली में एक साइंस है या एक मेथड है, जिसमें कि हम लोग पॉइंट्स की पोजीशन को अबव या बिलो द अर्थ सरफेस क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. या दूसरे तरीके से मैं आपको समझाऊं कि अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट नेचुरल या मैन मेड स्ट्रक्चर की पोजीशंस को डिटरमाइन करना इन 3D स्पेस किसके अंडर में आता है, सर्वे के अंडर में आता है. तो ये दो तरीके से किए जाते हैं. इसका रिप्रेजेंटेशन दो तरीके का होता है. एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन. जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड्स हैं इस प्रेजेंटेशन के, वो है प्लान या मैप. ये दोनों ही क्या है, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देते हैं किसका, अर्थ सरफेस या हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रेजेंट फीचर्स का. ये दोनों के दोनों ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि प्लान जो है लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन होता है और मैप स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन होता है. अभी आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन अभी जैसे जैसे चैप्टर कंटिन्यू होगा, इन सब चीज़ों को अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा. यहाँ पे हमको समझना केवल इतना है कि सर्वे का मतलब क्या है. तो सर्वे वो साइंस होती है जिसमें हम लोग नेचुरल या मैन मेड स्ट्रक्चर्स को या उनकी पोजीशंस को क्या करते हैं, 3D स्पेस में डिटरमाइन करते हैं, अबव या बिलो द अर्थ सरफेस. ये बात आपको समझ में आ गई होगी. इसके दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जोग्राफिकल और न्यूमेरिकल, जिसमें कि हम लोग प्लान और मैप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. सॉरी, पहले मैंने जोग्राफिकल बोल दिया था. क्या है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि प्लान लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन है और मैप स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन है. इसमें मुझे एक पॉइंट और डिस्कस करना है, वो है अर्थ सरफेस के बारे में. अब देखिए, हम जानते हैं नॉर्मली हम लोग जितना भी काम करते हैं उसमें हम लोग अर्थ को क्या कंसीडर करते हैं कि अर्थ एक स्फीयर है, लेकिन एक्चुअली में अर्थ स्फीयर नहीं होती है. अर्थ जो होती है उसमें उसके जो पोल्स होते हैं वो ब्लंट होते हैं. तो इसको हम लोग स्फीयर नहीं बोल सकते, क्योंकि जो इसकी पोलर एक्सिस होती है अर्थ की, वो उसकी
इक्वेटोरियल एक्सिस से क्या होती है, छोटी होती है। मतलब ये एक माइनर एक्सिस होती है जो कि पोल्स को ऐड कर रही है या पोल्स को ज्वाइन करा रही है, और इक्वेटर वाली जो एक्सिस होती है वो मेजर एक्सिस होती है। तो स्फीयर में तो ऐसा होता नहीं है। तो एक्चुअली में अर्थ एक स्फेरिकल ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। तो कौन सा शेप है, ये बात निकल के आती है। तो देखिए, ऐसा अभी तक कोई भी हम लोगों ने ज्योमेट्री में शेप नहीं पढ़ा है जो कि अर्थ के शेप को, ज्योमेट्रिकल शेप को डिफाइन कर सके या बता सके। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक नया हम लोग शेप लेके आए हैं जो कि अर्थ शेप है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जियोइड। क्या बोलते हैं, जियोइड। जिसमें पोलर एक्सिस जो होती है वो इक्वेटोरियल एक्सिस से थोड़ी छोटी होती है। और अगर हम इसको या अर्थ को क्या करें, जैसे ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो अर्थ को अगर हम लोग इक्वेटर के पैरेलल कट करते हैं तो हमको क्या मिलेंगे, सर्कल मिलेंगे। ये 2D रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखा रहा हूँ। 3D में अगर आप इमेजिन करिए, अर्थ को अगर हम लोग इक्वेटर के अलोंग या इक्वेटर के पैरेलल इक्वेटर के पैरेलल कट करते हैं तो हमको क्या मिलेंगे, सर्कल्स मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं, सर्कल शेप में होते हैं जब हम लोग अर्थ को इक्वेटर के पैरेलल कट करते हैं। बट जब हम लोग इसको पोलर एक्सिस के पैरेलल कट करते हैं तो हमको इलिप्सेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इलिप्सेस मिलते हैं। तो ये जो शेप अर्थ का होता है, इसको हमने नया नाम दे दिया, क्या बोल दिया, जियोइड। क्या बोल दिया, जियोइड। तो ये बात समझने वाली थी, ये मैंने आपको बता दी। इसके आगे चलते हैं, जिसमें हम लोग की कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले जिसमें आता है क्या, लेवल सरफेस। क्या आता है, लेवल सरफेस। अब देखिए, लेवल सरफेस का मतलब क्या होता है। देखिए, ये वो सरफेस होती है कि जो अर्थ सरफेस या अर्थ की कर्व्ड सरफेस के क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल हो। हम जानते हैं कि अर्थ कैसा है, कर्व्ड है। तो अर्थ की कर्व्ड सरफेस के जो पैरेलल सरफेस होती है, जिसका हर पॉइंट, इस सरफेस का हर पॉइंट अर्थ की सरफेस से क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो। क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो। तो इस सरफेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेवल सरफेस। ऑल्सो अगर हम लोग प्लम लाइन या कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो कि अर्थ सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, तो वो इस लेवल सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक्चुअली इट इज ए कर्व्ड सरफेस विच इज पैरेलल टू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के स्फेरिकल सरफेस के पैरेलल जो सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस होती है, जिसपे हर पॉइंट क्या हो, अर्थ से इक्विडिस्टेंट हो या अर्थ के सेंटर से इक्विडिस्टेंस हो, इक्विडिस्टेंट हो, उस सरफेस को हम लोग लेवल सरफेस बोलते हैं। एवरी एलिमेंट ऑन द लेवल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द प्लम लाइन एट दैट पॉइंट। इस लेवल सरफेस पे हर एलिमेंट, हर पॉइंट क्या होता है, प्लम लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ये देखिए, डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये अर्थ सरफेस है, ये लेवल सरफेस है जो कि क्या है, अर्थ के स्फेरिकल सरफेस के पैरेलल है, और इस पे हर पॉइंट क्या होगा, प्लम लाइन के परपेंडिकुलर होगा उस पॉइंट पर। और इसके सारे के सारे पॉइंट अर्थ के सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमको पढ़ना है लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या होता है, देखिए ये जो लेवल सरफेस है, मैंने आपको क्या बताया, ये एक लेवल सरफेस है। तो सरफेस पर, इस सरफेस पर प्रेजेंट हर लाइन, किस सरफेस पर, लेवल सरफेस पर प्रेजेंट हर लाइन हम लोग क्या बोलेंगे, लेवल लाइन। क्या बोलेंगे, लेवल लाइन। इसके बाद नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए, हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस कैसी है, कर्व्ड है। और किसी भी कर्व सरफेस के अगर किसी पॉइंट पे हम लोग, या आप ऐसे समझिए कि अगर हम लोग सर्कल के किसी पॉइंट पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो उसको केवल टच करके निकलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये आपको बात मालूम होगी। ये हमारा सर्किल है, अगर हमने क्या किया, इस पॉइंट पे इस तरीके से कुछ लाइन ड्रॉ की जो कि इसके एक पॉइंट को टच करके निकल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो वो सरफेस जिस पे हम लोग एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करें जो कि केवल वो उसको क्या कर रहा हो, टच करके निकल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये अर्थ सरफेस पे ड्रॉ की गई प्लम लाइन के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे हमने प्लम लाइन ड्रॉ की है। अब इस प्लम लाइन पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है या उससे 90 डिग्री के एंगल पर
है और ये अर्थ सरफेस पर टेंजेंशियल प्लेन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट सर्कल। तो देखिए ये वो इमेजिनरी सर्किल है जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से पास होता है। इसको देखिए इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अब मैं इसको आपको 2D में बता रहा हूँ, ये हमारी अर्थ है, ये इसका सेंटर है, तो वो सारा का सारा सर्किल जो इसके सेंटर से पास हो, क्या हो, जो इसके सेंटर से पास हो, वो क्या कहलाएगा, ग्रेट सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रेट सर्कल कहलाएगा। और देखिए ये जितने भी सर्किल्स में ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ जो कि सेंटर से पास हो रहे हैं, जैसे एक ये सर्किल है, ये क्या कर रहा है, ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर इक्वेटर आप समझें तो वो क्या है, ग्रेट सर्कल ही, क्योंकि वो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इसी तरीके से अर्थ के जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो भी अर्थ को क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो भी एक ग्रेट सर्कल का एग्जाम्पल है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या, स्फेरिकल ट्राइंगल। तो स्फेरिकल ट्राइंगल क्या होता है, अब देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारी अर्थ है, तो इस पे अगर हमने मान लीजिए सेंटर के अबाउट क्या किया है, ये ग्रेट सर्किल्स ड्रॉ किए हैं, ये ग्रेट सर्किल्स ड्रॉ किए हैं, तो वो तीन ग्रेट सर्किल्स का एरिया जो कि अर्थ सरफेस पे हमको मिलेगा एक दूसरे से कट करने पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल। देखिए ये एक्चुअली में वो ट्रायंगल होता है जो कि स्फीयर के सरफेस पर मिलता है। कहाँ मिलता है, स्फीयर के सरफेस पर मिलता है। और फॉर्म किससे होता है, ग्रेट सर्किल की तीन आर्क से। देखिए एक ग्रेट सर्किल ये था, इसकी एक आर्क ये हो गई, दूसरा ग्रेट सर्किल ये था, इसकी आर्क एक ये हो गई, और तीसरा ग्रेट सर्किल ये था, तो इसकी एक आर्क ये हो गई। तो आपको जो ये एरिया मिला है कौन सा वाला, इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ये देखिए कौन सा वाला, ये वाला, ये जो एरिया मिला है इन तीन ग्रेट सर्किल की तीन आर्क से, ये क्या हो गया, स्फेरिकल ट्रायंगल। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। तो स्फेरिकल ट्रायंगल को आसानी से अब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब बात आती है कि ये जो स्फेरिकल ट्रायंगल की तीनों साइड्स होती हैं, ये क्या होती है, ग्रेट सर्किल की आर्क्स ही होती हैं। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो स्फेरिकल एंगल कहलाता है। और उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला पॉइंट लिया जहाँ पे ये दोनों आर्क्स क्या कट रही हैं, तो इनके बीच का एंगल हम लोग कैसे मेजर करेंगे, जब हम लोग इस पॉइंट पे क्या करें, इस पॉइंट पे हम लोग क्या करें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस तरीके से, और इस तरफ भी टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस आर्क पे, तो ये जो एंगल मिलेगा ये क्या कहलाएगा, स्फेरिकल एंगल। क्या कहलाएगा, ये स्फेरिकल एंगल। अब इसको नेम आप कर सकते हैं जिस हिसाब से कर दीजिए आप, जैसे मैंने पीछे कर रखा है, क्या ए है, ये A1 है, ये A2 है, तो एंगल क्या हो जाएगा, A1A A2, ये क्या हो गया, स्फेरिकल एंगल। और ये जितनी भी तीनों आर्क्स हैं ये क्या करती हैं, उस स्फीयर के सेंटर पे एंगल सबटेंड करती हैं, जिसको हमने यहाँ पे θ1 θ2 θ3 से शो कर रखा है। ये आपका पूरा का पूरा हो गया स्फेरिकल ट्रायंगल। इसके बारे में हमने इनफ पढ़ लिया है, फिर भी अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी एक PDF शेयर करूँगा जिसमें कि स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में और भी इन्फो होगा। बट SSC और UPPSC के हिसाब से इतना पोर्शन काफ़ी है पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। देखिए सर्वेइंग को हम लोग कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वेइंग, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। बट मेनली जो सर्वेइंग है उसको हम लोग दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, एक है जियोडेटिक सर्वेइंग, दूसरा है प्लेन सर्वेइंग। तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए अभी हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से आने वाले एरर्स को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस क्या है, कर्व्ड है। तो जब हम लोग सर्वे करने के लिए स्मॉल एरिया को कंसीडर करते हैं, मतलब छोटे एरिया के लिए हमको जब सर्वे करना पड़ता है, तो उस केस में हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते। तो इस टाइप का जो सर्वे होता है उसको हम लोग प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं।
जिसमें कि हम लोग स्मॉल एरिया के लिए सर्वे करते हैं और उसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते या नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग एक इतना बड़ा एरिया ले लें सर्वे करने के लिए जिसमें कि अर्थ का कर्वेचर एक इम्पॉर्टेंट या इफेक्टिव रोल प्ले करने लगे, तब हम लोग उस सर्वेइंग को क्या बोलते हैं? जियोडेटिंग सर्वेइंग। अब अगर हम लोग वैल्यू के हिसाब से पढ़ें तो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर का अगर क्या कहते हैं एरिया होता है और उससे ज़्यादा का सर्वे करना पड़ता है, उससे ज़्यादा के एरिया का सर्वे करना होता है, तो वो जियोडेटिक सर्वेइंग की कैटेगरी में सर्वे आता है। लेकिन अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से कम एरिया में हमको क्या करना हो? सर्वे करना हो, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? प्लेन सर्वेइंग की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है वो सर्वे ऑफ इंडिया करता है, जिससे कि वो कुछ रेफरेंस पॉइंट को थ्रू आउट द कंट्री इस्टेब्लिश कर चुका है। जिन लोकल पॉइंट्स पे या जिन रेफरेंस पॉइंट पे लोकल सर्वे करने के लिए मतलब लोकल सर्वेयर्स उन पे काम कर सकते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रेफरेंस पॉइंट्स पूरे थ्रू आउट द कंट्री स्टैब्लिश कर दिए। अब उन पॉइंट्स को इस्तेमाल करके दूसरे सर्वेयर जो कि छोटे काम कर रहे हैं अपने सर्वे वर्क को कंटिन्यू करते हैं। प्लेन सर्वे एक्चुअली में लोकल सर्वे वो होता है जो कि दूसरे सर्वेयर्स करते हैं इन रेफरेंस पॉइंट को इस्तेमाल करके, क्योंकि इसमें जो एरिया होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिग्नोमेट्री स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री होती है, जबकि प्लेन सर्वेइंग में हम लोग प्लेन ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो सर्वे करने का पर्पस क्या है, इस बेसिस पर भी हम लोग क्या करते हैं? सर्वेइंग को क्लासीफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहला है टोपोग्राफिकल सर्वे। जब हम लोगों को नेचुरल या मैन मेड फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस को क्या करना पड़े? प्लान में या मैप में शो करना पड़े, तो उस टाइप के सर्वे को हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे, जिसका यूजुअली जो स्केल होता है वो 1:25,000 से 1:10 लाख तक वेरी करता है। अब देखिए स्केल क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस इतना समझ लिए, टोपोग्राफिकल सर्वे का जो स्केल होता है 1:25,000 से 1:10 लाख होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग सर्वे। तो जितना भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होता है, जैसे ब्रिज, रेलवे, हाईवे, कैनाल, इन सब का कंस्ट्रक्शन, उसमें जो किया हुआ सर्वे होता है उसको हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे बोलते हैं। इसके भी कुछ रेंजेस दे रखे हैं आपको स्केल्स के, ये भी देख लीजिएगा। हालांकि पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए तो आपको इन्फो होनी चाहिए इसके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। तो कैडेस्ट्रल सर्वे में हम लोग जब भी वो प्रॉपर्टीज़ की बाउंड्रीज को मार्क करना होता है, तो उस केस में जो सर्वे किया जाता है उसको हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। इसका स्केल 1:5,000 होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। जब किसी वाटर बॉडी के नियर या उसके अंदर सर्वे किया जाए तो उसको हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोलते हैं। और लेक्स, रिवर्स या हार्बर्स पे किया गया सर्वे को हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोल सकते हैं, ऐसा भी समझ लीजिए आप। इसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो जब हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स या किसी भी प्लेस पर वहाँ के लोकल टाइम की बात करें तो उस केस में जो सर्वे होता है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलते हैं। इसमें हम लोग हेवनली बॉडीज़ जो कि स्टार्स और सन्स हैं, इसकी हेल्प से क्या करते हैं? उस प्लेसेस पर टाइम का डिटर्मिनेशन करते हैं। उसमें सर्वे जो किया जाता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जियोलॉजिकल सर्वे। तो जब हम लोगों को क्या करना पड़े, अर्थ सरफेस पे अंदर जो स्ट्रेटाज हैं, मतलब जो और भी लेयर्स की स्टडी करनी पड़ती है, तो उस सर्वे को हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। और इसी डिटेल को इस्तेमाल करके हम लोग कई तरीके की जियोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं? एक डिटेल्ड मैप तैयार करते हैं फॉर द वेरियस स्ट्रेटाज ऑफ अर्थ सरफेस। आगे चलते हैं। ये भी नॉर्मल से थे। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है इंस्ट्रूमेंट यूज पर। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं? तो पहला है चेन सर्वेइंग। जब हम लोग लेंथ मेजरमेंट करने के लिए चेन या टेप का इस्तेमाल करें और कोई भी एंगुलर मेजरमेंट्स ना हो या ना की जाए, तो उस टाइप की सर्वेइंग को हम लोग चेन सर्वेइंग बोलते हैं। बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आता है हमारा कंपास सर्वेइंग। चेन सर्विंग में हम लोग नॉर्मली मीट्रिक चेन का इस्तेमाल करते हैं। 20 मीटर से 30 मीटर तक चेन वेरी करती है। ये भी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चेन और कंपास दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चेन सर्विंग में क्या होता है? केवल हम लोग लेंथ मेजर करते हैं चेन और टेप की हेल्प से। नेक्स्ट आता है हमारा कंपास सर्विंग।
तो कंपास सर्वेइंग में हम लोग, अब देखिए कंपास भी आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ द लाइन तो मेजर कर ही लेंगे चेन और टेप से, लेकिन साथ में क्या करते हैं, लाइंस की डायरेक्शन भी मेजर कर देते हैं, किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। कंपास दो तरीके होते हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी भी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना समझ लेते हैं कि कंपास से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में पता करते हैं, और जो लेंथ होती है वो हम लोग चेन से ही मेजर कर लेते हैं। तो ये कौन सी टाइप की सर्वेइंग होती है, कंपास सर्वेइंग। इसके बाद आता है लेवलिंग। तो लेवलिंग कौन सी सर्वेइंग है, जिसमें हम लोग क्या करें, लेवल्स का इस्तेमाल करें, ऑटो लेवल, डंपी लेवल, जिससे कि हम लोग वर्टिकल प्लेन में पॉइंट्स की पोजीशन को बता पाएँ, या वर्टिकल प्लेन में हम लोग मेजरमेंट ले सकें। तो उसके लिए हम लोग जो सर्वेइंग करते हैं उसको हम लोग लेवलिंग बोलते हैं। यहाँ पे ऑटो लेवल, डंपी लेवल, इन सब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है थियोडोलाइट सर्वे। तो थियोडोलाइट सर्वे देखिए, थियोडोलाइट सर्वे एक्चुअली में लेवलिंग का एक पार्ट ही है, जिसमें कि हम लोग वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दोनों प्लेन्स में एंगुलर मेजर करते हैं, एंगल्स मेजर करते हैं, और इसके साथ ही जो लेंथ मेजरमेंट होती है वो भी करते हैं। तो थियोडोलाइट एक्चुअली में एक इंस्ट्रूमेंट है, या वो भी एक प्रकार का लेवल ही है। तो हम इस सर्वे को लेवलिंग का ही एक पार्ट मान सकते हैं, जिसमें कि हम लोग थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करते हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं प्लेन टेबल सर्वे। तो देखिए प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जितना भी सर्वे करते हैं तो उसमें हम लोग फील्ड पर सारी की सारी डिटेल्स लेते हैं, उसको कॉपी में नोट करते हैं, फील्ड नोट्स तैयार करते हैं, फिर उन फील्ड नोट्स को लेके जाते हैं हम लोग लैब में, जिससे कि हम लोग डिज़ाइनिंग या मैप या प्लान प्रिपेयर करते हैं। लेकिन प्लेन टेबल सर्वे में ऐसा नहीं होता। प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग एक प्लेन टेबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग पहले से एक ब्लैंक शीट लगा देते हैं, और हम लोग साइमल्टेनियसली फील्ड नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं, और फील्ड पर ही वो मैप या प्लान को तैयार करते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो इसमें एक्चुअली में प्लेन टेबल का इस्तेमाल होता है, और ये ओपन फील्ड में किया जाता है, जिसमें कि साइमल्टेनियसली मैप भी तैयार होता है और फील्ड नोट्स भी लिए जाते हैं। आगे चलते हैं टेक्योमेट्रिक सर्वे। इसमें टेक्योमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम लोग क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस को मेजर कर देते हैं टेक्योमीटर की हेल्प से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को सर्वे करना होता है और हम लोगों को फॉरेस्ट में जाना पड़ता है, या कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि इनएक्सेसिबल होते हैं, हम लोग वहाँ पे जाके सर्वे नहीं कर सकते, या वो एरिया बहुत बड़ा होता है, या हम लोग के पास टाइम बहुत कम होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया के फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं, और वहाँ की टोपोग्राफिक डिटेल्स को फोटोग्राफ्स के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। तो इसी तरीके की सर्वे को हम लोग फोटोग्रामेट्रिक सर्वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में। आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जब भी कोई वर्क कैरी आउट करते हैं सर्वे के दौरान, तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, जिसमें कि सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। आप पढ़ भी चुके होंगे, कई बार सुन भी चुके होंगे, मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। तो ये जो प्रिंसिपल होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एरर जो हम लोगों को मिले प्रोजेक्ट के दौरान वो क्या हो, लोकलाइज हो जाए। क्या हो जाए, लोकलाइज हो जाए, एक्यूमुलेट ना हो वो। जब भी हम किसी वर्क को या किसी सर्वे वर्क को क्या करें, पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं, या इंडिपेंडेंट पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करके कोई भी रेंजिंग वर्क करें। जैसे कि आप ऐसे समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, कंट्रोल पॉइंट्स ले लिए हैं ए और बी। अब हमको इसके बीच की लेंथ को मेजर करना है, ए से बी तक की। तो हमने क्या किया, हमने कुछ इसके बीच में इंडिपेंडेंट पॉइंट को प्लॉट कर लिया, जैसे सी, डी, ई और एफ। तो ये चारों जो इंडिपेंडेंट बीच के पॉइंट्स हैं, ये हमने इन दोनों एंड पॉइंट के रेफरेंस में जो है इस्टेब्लिश किए हैं। मतलब सी को, डी को हमने ए से किया है, ई को, एफ को हमने बी से जो है अपने जजमेंट से बीच में इस्टेब्लिश किया है। तो अगर ऐसा कहीं हो जाए कि मान लीजिए कि डी का हमारा जो
इंडिपेंडेंट पॉइंट जो हमने इस्टेब्लिश किया वो थोड़ा उसमें एरर हो जाए, मान लीजिए हमने एक्चुअली में इसको यहाँ पे कर दिया जिसको हम लोग डी डैश से शो कर रहे हैं, तो ये अलाइनमेंट से थोड़ा हट के, तो जितना भी एरर आएगा वो डी पॉइंट पे ही आएगा, सी और ई और एफ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये हम लोगों ने अलग अलग इन दोनों कंट्रोल पॉइंट के रेफरेंस में जो है इस्टेब्लिश किए थे। आ रही बात समझ में आपको? सीधी सी सिंपल सी बात है, जितना आप लोग पार्ट में वर्क करेंगे तो एरर क्या होगी, लोकलाइज होगी, एक्यूमुलेट नहीं होगी। यही बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमने अलग अलग इंडिपेंडेंट पॉइंट्स को क्या किया, इस्टेब्लिश किया, लेकिन अगर इसमें मान लीजिए हम लोगों का एक कोई पॉइंट गलत जजमेंट की वजह से अलग से इस्टेब्लिश हो जाए जिसमें एरर हो, तो वो एरर केवल इसी में रहेगी, बाकी दूसरे पॉइंट्स में नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए अगर हमने क्या किया, पहले ए पॉइंट इस्टेब्लिश किया, फिर सी पॉइंट इस्टेब्लिश किया, फिर डी पॉइंट इस्टेब्लिश किया, फिर ई पॉइंट इस्टेब्लिश किया, फिर एफ और फिर बी, अगर ऐसे चले हम लोग पार्ट टू होल चले, तो मान लीजिए अगर हमारा सी पॉइंट ही हमने क्या कर दिया, गलत इस्टेब्लिश कर दिया है, तो हमारी लाइन जो कि यूं होनी चाहिए थी वो कैसी चलती चली जाएगी, ऐसे चलती चली जाएगी, सी फिर डी डैश फिर ई डैश फिर एफ डैश और फिर बी डैश। तो आप समझ रहे हैं? तो यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों बातों में। तो हमको जो भी काम करना है वो क्या करना है, होल टू पार्ट करना है। कैसे करना है, होल टू पार्ट करना, जिसमें कि एरर्स लोकलाइज होंगी और एक्यूमुलेशन उनका नहीं होगा। इसके बाद हमारा दूसरा जो प्रिंसिपल वो है लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको कम से कम 2 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे इस पहले केस में देखिए, हमने ए और बी 2 कंट्रोल पॉइंट्स इस्टेब्लिश कर लिए, इनके बीच की लेंथ को मेजर कर दिया। अब हमें सी पॉइंट लोकेट करना है, तो हमने बी से सी को मेजर कर दिया और ए से सी को मेजर कर दिया, तो हमको सी पॉइंट मिल जाएगा। तो कम से कम 2 मेजरमेंट्स ली, बी सी और ए सी। नेक्स्ट में देखिए हमने क्या किया, हमने सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉन कर दिया और ये 90 डिग्री एंगल बना दिया। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें हो गई, एक तो परपेंडिकुलर और एक ये एंगल। तो 2 मेजरमेंट से हमने सी को लोकेट कर दिया। यहाँ पे देखिए हमने ए बी 2 कंट्रोल पॉइंट्स इस्टेब्लिश कर रखे हैं। ए से हमने सी को मेजर कर लिया और ए बी से सी का एंगल ले लिया। तो यहाँ पे भी 2 मेजरमेंट हो गए जिससे हमको सी पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अब हमने यहाँ पे हमने बी सी दोनों मेजर की थी, दोनों की लेंथ मेजर की थी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों के एंगल को मेजर कर रहे हैं। तो दोनों के एंगल को मेजर करेंगे तब भी हम लोग सी पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। ये एक इंटरसेक्शन का मेथड है। तो ये θ1 θ2 अगर हम लोग प्लॉट कर दे तो भी हमको सी पॉइंट मिल जाएगा, जिसमें कि हम लोग 2 मेजरमेंट्स ले रहे हैं किसी एक पॉइंट को प्लॉट करने के लिए। तो ये आपका दूसरा प्रिंसिपल। आगे चलते हैं, बहुत इजी था, इसमें कुछ नया चीज़ है नहीं, आप पहले पढ़ भी चुके होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है सर्वे वर्क से। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्केल। अब देखिए स्केल होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं जब भी मैप और प्लान तैयार करते हैं तो एक्चुअली में जो ग्राउंड पे जो मेजरमेंट्स होती हैं उसको तो हम लोग मैप को या कागज़ के टुकड़े पर किसी पेपर पर तो एग्जैक्टली तो सेम बना नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। ये रेशियो क्या होता है, इसको स्केल बोलते हैं, जो कि लेंथ ऑफ लाइन ऑन द मैप अपॉन लेंथ ऑफ सेम लाइन ऑन द ग्राउंड होती है। बात आपको समझ में आ रही होगी। ग्राउंड पे अगर हमने 50 मीटर की लाइन को मेजर किया है तो उसको अगर हमको मैप पे या प्लान पे शो करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल ले लेंगे जिसमें कि हम लोग एक करस्पॉन्डिंग रेशियो ले लेते हैं, जिससे उस लाइन को छोटा करके हम लोग अपने मैप पर या प्लान पर दिखा देते हैं। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ द लाइन ऑन द मैप टू द लेंथ ऑफ द सेम लाइन ऑन द ग्राउंड, या लेंथ ऑफ लाइन ऑन ए प्लान और मैप, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, अपॉन लेंथ ऑफ सेम लाइन ऑन द ग्राउंड। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल स्केल, एक होता है ग्राफिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल जो है उसको हम लोग 2 कैटेगरीज में और डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ फर्स्ट वन इंजीनियर्स स्केल एंड सेकेंड इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इंजीनियर्स स्केल जो होता है उसको हम लोग इस तरीके से कुछ जो है शो करते हैं, जिसमें कि हम लोग 1 सेंटीमीटर को ग्राउंड डिस्टेंस से बता देते हैं। मान लीजिए 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर हम लोग को 1 सेंटीमीटर शो करना है मैप पे, तो हमने इस तरीके से लिख लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है वो एक्चुअली में इंजीनियर्स स्केल का फ्रैक्शनल फॉर्म होता है। अब देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म कैसे मिलेगा,
मैंने आपको क्या बताया कि 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे 30 किलोमीटर से शो कर दिया, तो मतलब 30 किलोमीटर में 10 पावर 3 मीटर्स होंगे और 10 पावर 2 सेंटीमीटर्स होंगे, तो कुल मिला के ये हो गया 3 इंटू 10 पावर 6। मतलब यहाँ पे हमको जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो 1/30 लैक्स के अबाउट मिल रहा है। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल को स्टडी कर रहे हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल क्या होता है इसको समझने के लिए। जैसे ये ग्राउंड एरिया है हमारा, इसमें हमने क्या ले लिया, 100 मीटर बाई 100 मीटर की डिस्टेंस ले लिए। तो इसको अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर का स्केल लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 बाई 10 का हमारा मैप बनेगा। लेकिन अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर ले लेते हैं, तो 1 बाई 1 का हमारा मैप बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर लिया, तो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या है, 1/10,000। और यहाँ पे हमको मैप क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल। और ये जो किया जाता है ये लार्ज एरिया के लिए किया जाता है, और ये हमेशा मैप में इस्तेमाल होता है, स्मॉल स्केल। और जब हमारा एरिया छोटा है हमको लार्ज स्केल इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इससे जो हमको मिलता है उसको हम लोग प्लान बोलते हैं, जिसमें कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राउंड एरिया का वो कंपैरेटिवली क्या होता है, बड़ा होता है। अब आपको बात समझ में आ रही। लार्ज स्केल हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम लोग प्लान बना रहे होंगे, क्योंकि एरिया छोटा होता है, हमको थोड़ा बड़ा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और जब हमारा एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसका मतलब हमको मैप तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको स्मॉल स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि बड़े एरिया को हम लोग छोटे रिप्रेजेंटेशन में शो कर सकें। इसी वजह से प्लान को लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं और मैप को स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्नियर और ग्राफिकल स्केल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।